हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत की। इससे पहले हमने बात की थी कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस की गई, संविधान सभा का निर्माण किया गया, परिषद बनाए गए और उसके बाद जो है अलग अलग इनको जो है काम बांटते हुए भारत के संविधान का निर्माण किया गया और उसको जो है 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान जो है जो बना है इसके स्रोत क्या थे, मतलब किन किन कंट्रीज से हमने भारतीय संविधान के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनको किन कहाँ से हमने लिया है, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही अपने उन सभी अभ्यर्थियों साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनका सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस रहा है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का जो स्रोत है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप ज़रूर अच्छे से अध्ययन कीजिए और साथ ही अपने नोट्स भी तैयार करते रहिए दोस्तों, और शॉर्ट नोट्स बनाइए दोस्तों। बहुत डिटेल आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो पॉइंट्स आपको कुछ लगते हैं कि इस टाइप से, तो उनको आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। साथ ही हम फिर बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी तैयारी को मजबूती में हेल्प करेंगे। तो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। दोस्तों, जो भारत शासन अधिनियम था 1935, उससे बहुत सारी चीज़ें 2/3 भाग, यानी कि टोटल में से जो टोटल हैं उसमें से उसको 3 हिस्से करके 2 हिस्से के बराबर भाग जो है पूरे वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। इसके अलावा विभिन्न देशों के संविधानों से भी प्रावधान लिए गए हैं। अब अलग अलग देशों से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं यही एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो उस पर हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। एक तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है इसको भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। न्यायपालिका की शक्ति हो गया, राजनीति की आधारभूत संरचना और लोक सेवा आयोग, ये 4 चीज़ें दोस्तों यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ या कब बना, तो 1935 इसका आंसर हो जाएगा। अब यह आ सकता है कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम 1935 में क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। तो संघात्मक व्यवस्था ली गई है दोस्तों, न्यायपालिका की शक्ति ली गई है, राजनीति की आधारभूत संरचना, और साथ ही दोस्तों जो लोक सेवा आयोग, जैसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बना हुआ है, ऐसी भारत के अंतर्गत जो लोक सेवा आयोग है वो भी भारत के शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर जर्मनी के संविधान से भी आपातकालीन उपबंध लिया गया है दोस्तों। क्या लिया गया है? आपातकालीन उपबंध, यानी कि आपातकाल में क्या क्या स्थितियाँ होनी चाहिए। जैसे कभी कभी राष्ट्रपति शासन लग जाता है ना, तो ये चीज़ें क्यों लगती हैं। ठीक है, आपातकाल की घोषणा कब कर दी जाती है, तो ये सब कुछ कहाँ से लिया गया दोस्तों? जर्मनी से लिया गया। जर्मनी का संविधान है जिसने आपातकालीन उपबंध जो हमारे देश को उसकी ओर से, मतलब हमारे देश ने जो है जर्मनी के संविधान से इसको लिया है। शर्तें हैं दोस्तों उनको मतलब अदर कंट्री से ले ही सकते हैं, तो ये उस समय लिया गया। इसके अलावा दोस्तों पूर्व सोवियत संघ का संविधान जो है, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से दोस्तों मूल कर्तव्यों को लिया गया है। चूँकि भारत के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य भी हैं दोस्तों। अब अधिकांश जगह होता क्या है, इसीलिए संविधान की ज़रूरत होती है, नियम कानून की ज़रूरत होती है। देश के अंतर्गत पुलिस व्यवस्थाएं रखी गई हैं। ठीक है, पटवारी, क्षेत्रीय सचिव वगैरह, आपने देखा होगा सेक्रेटरी वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ क्यों हैं? मूल कर्तव्य का निर्वहन व्यक्ति नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए मूल कर्तव्य भी हमारे होते हैं। तो जो मूल कर्तव्य हैं दोस्तों वो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से इसको लिया गया है। तो यहाँ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं दोस्तों, ज़रूर याद रखिएगा। जो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य हैं वो पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं, उसके संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका के संविधान का भी विशेष योगदान है दोस्तों। अमेरिका का जो संविधान है वहाँ से क्या क्या लिए गए? मौलिक अधिकार लिए गए दोस्तों, व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।
सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, न्याय की व्यवस्थाएं क्या क्या हैं, एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान को सर्वोच्च मानने की बात वहीं से ली गई है, किस आधार पर संविधान सर्वोच्च है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का भी लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति और राष्ट्रपति का संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश। तो ये चीज़ें दोस्तों कहाँ से ली गई हैं, अमेरिका के संविधान से। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आपको जरूर आपको मेंटली आपके माइंड में ये सेट हो जाएगी बातें। तो अमेरिका के संविधान से एक तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन और उसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद जो है एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात करें तो अन्य चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तो हमारे देश के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। आपने देखा होगा संविधान के अंतर्गत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें अमेरिका के संविधान का योगदान इतना हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता और विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया और द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर जो भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है दोस्तों, वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली जो संसद व्यवस्था है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता ली गई है, विधि का शासन है, विधि निर्माण की प्रक्रिया है दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, यानी कि जिसका मत ज़्यादा है, ठीक है ना दोस्तों। ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटिश संविधान से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से लेनी पड़ी, क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों, आपने इससे पहली क्लास में सारी चीज़ें स्टडी कर ली हैं, नोट कर लिए हैं आपने पॉइंट। तो क्या हुआ कि उस समय भारत देश के अंतर्गत अपना जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो अपने देश को चलाने के लिए, अपने नागरिकों के लिए, अपने देश के नागरिकों के हित के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी थी, क्योंकि उस समय जो व्यवस्थाएं थी बिल्कुल अस्त व्यस्त थी। और भारत को चाहिए था एक विशेष प्रकार का कानून, विशेष प्रकार के नियम, जो देश को एक जो है एक व्यवस्थित तरीके से चल सके जिससे देश। तो उसके लिए जो है एक कठोर कानून की ज़रूरत थी, ठीक है। और जिसमें ऐसा नहीं, एक लोकतंत्र को भी महत्व देना था, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को देखना था, और समाज के हर प्रकार के तबके को समझना था। उस स्थिति को समझते हुए हर देश के संविधान का, यहाँ पर जो है अधिकांश देशों के संविधान का को स्टडी किया गया दोस्तों, ठीक है। और उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे गए। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों अभी भी हैं भारत के संविधान में, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जबकि जिन कंट्री से उस संविधान में हेल्प ली गई है, उन कंट्रीज़ में वो बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पर फेस होती हैं ना। लेकिन भारत के संविधान में क्या है कि भारत के संविधान ने केवल चुन चुन के उन चीज़ों को लिया दोस्तों, जो हमारे समाज, हमारे लोकतंत्र, हमारे देश के नागरिकों के लिए अच्छाइयाँ बन के आए। तो इसमें ब्रिटिश संविधान का भी योगदान रहा है दोस्तों। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, और द्विसदनीय व्यवस्था, जो हमारे द्विसदन चलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो सारी व्यवस्थाएं दोस्तों ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, द्विसदनीय व्यवस्था भारत के संविधान कहाँ से ली गई, तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, ब्रिटिश संविधान से ली गई दोस्तों, ठीक है। नहीं तो इनको आप जरूर नोटिस कीजिएगा, अदरवाइज आप इसी क्लास को जो है लगातार वॉच करके आप इसको लर्न भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखें तो दोस्तों कनाडा का संविधान का योगदान इसमें रहा है। कनाडा के संविधान का, सरकार की जो संघीय व्यवस्था है, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, और संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का जो वितरण है, ये तीनों प्रकार की चीज़ें कनाडा के संविधान से ली गई दोस्तों। कनाडा के संविधान का जो योगदान रहा है दोस्तों, रहा है सरकार की संघीय व्यवस्था, है ना, जो संघ बने हैं, ठीक है, वो संघीय व्यवस्था जो सरकार की है, वो कनाडा के संविधान से लेनी पड़ी। उसके अलावा केंद्र के पास अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, केंद्र सरकार के पास होती हैं, जो अतिरिक्त शक्तियां होती हैं दोस्तों, अवशिष्ट, वो जो है कनाडा के संविधान से ली गई हैं। संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का वितरण है ना, संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का वितरण है, वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया दोस्तों, ठीक है।
साथ ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान का भी इसमें योगदान है। तो भारत ने केवल ऐसे कंट्रीज़ को इसमें लिया दोस्तों जहाँ संविधान की जो है संविधान अच्छा संविधान था और साथ ही दोस्तों वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट था और उसमें से भी चुन के अच्छाइयों को कुछ चीज़ों को जो है लिया गया है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, ठीक है, इनका बहुत रोल रहता है और अमेरिका का ज़्यादा रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची ली गई है दोस्तों। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है या एग्जाम में पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों, प्रस्तावना के हम भारत के लोग, है ना, जो प्रस्तावना के अंतर्गत है दोस्तों, आपने देखा होगा संप्रभुता, अखंडता, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों ना। तो ये अभी हम इसमें भी चर्चा करने वाले हैं कि प्रस्तावना के अंतर्गत क्या क्या मेन चीज़ें हैं। तो प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों, लैंग्वेज जो उसकी है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। उसके अलावा केंद्र और राज्य का जो संबंध है दोस्तों, आपने देखा होगा केंद्र जो है राज्य के लिए व्यवस्थाएं वितरित करता है। पूरे देश का जो केंद्रीय व्यवस्था है पूरे राज्य की, हर राज्य की व्यवस्थाओं को देखता है। हर राज्य के साथ उसके देश काल परिस्थिति के अनुसार या वहाँ की भौगोलिक स्थितियों के आधार पर उसको व्यवस्थाएं उपलब्ध कराता है केंद्र। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से ली दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। यानी कि ये संविधान दोस्तों जो थे, ये संविधान भारत के संविधान में मदद की, बट फाइनली जो भारत का संविधान बना वो एक यूनिक संविधान बना दोस्तों। ठीक है ना, जो अन्य देशों से लिया तो गया लेकिन भारत को संविधान बनने में भी टाइम लगा। 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन का समय लगा दोस्तों। लेकिन इतना समय तो लगा, लेकिन जो समय लगा दोस्तों बहुत यूज़फुल रहा। आज भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से ये 3 चीज़ें प्राप्त हुई दोस्तों। आप देख सकते हैं क्या क्या हुई, उनको आप नोटिस कर लीजिएगा। 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची और प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और केंद्र राज्य के बीच जो रिलेशन है, संबंध कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई दोस्तों। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान का योगदान ज़्यादा है दोस्तों और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आयरलैंड का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है। आप देखोगे कॉमन भी कोई एग्जाम होता है तो उसमें आयरलैंड का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से जो चीज़ ली गई हैं। तो सबसे पहली बात तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये पूछा जाता है बार बार। ठीक है, भारत में के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। कॉमनली आपने देखा होगा ग्रुप सी के जितने एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उसमें ज़्यादातर समवर्ती सूची का क्वेश्चन आता है और साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्वेश्चन आता है। तो समवर्ती सूची दोस्तों वो तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। साथ ही दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की पद्धतियां जो हैं, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और कैसे उसकी निर्वाचन की पद्धति, किस सिस्टम को अपनाकर निर्वाचन किया जाएगा, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, ठीक है, तो राज्यसभा में जो समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन करना, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्योंकि दोस्तों जो राज्यसभा होती है इसमें समाज के सभी तबके के लोगों को लेना होता है। सभी प्रकार के लोग उसमें होते हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया होता है। ये तो आपको पता है कि राज्यसभा में आपने देखा होगा दोस्तों बीच में सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर जो हैं सचिन तेंदुलकर, उनको भी संसद में एक जगह सीट में दे दी गई थी, क्योंकि उन्होंने जो है खेल के क्षेत्र में, ठीक है, खेल के क्षेत्र में वो उन्होंने जो है भारत को एक ख्याति प्राप्त करवाई थी। ठीक है ना, भारत के लिए ना उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो एटलीस्ट उसका कारण क्या है, कुछ न कुछ उन्होंने ऐसा विश्व के क्षेत्र में कर रखा है कि जो यूनिक है, ठीक है, जिसके कारण से उनको भी संसद में जगह दे दी गई थी। तो ये कहाँ से लिया गया, मतलब कुछ अलग विशेष करने वाले व्यक्ति को कहीं न कहीं देश चलाने के लिए, देश के अंतर्गत उसकी सदस्यता और उसके विचारों को वैल्यू देने के लिए ये जो है आयरलैंड के संविधान से ये बात ली गई कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे दिया गया। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। तो बहुत विशेष चीज़ें हैं दोस्तों, ये केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए नहीं है जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए। जैसे पीसीएस का एग्जाम कोई दे रहा है तो पीसीएस में क्या है दोस्तों, ऐसी चीज़ें तो पूछी जाती हैं भाई, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित चीज़ें तो पूछी जाती हैं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है सभी के लिए। तो आप अपने साथियों को भी इसको शेयर कर सकते हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम नहीं है, वो भी उनको भी इसका स्टडी करना चाहिए।
उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो जापान के संविधान की बात करें तो जापान ने एक तो विधि दिया दोस्तों, नियम कानून, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत दिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ से लिया गया दोस्तों? जापान से। तो ये जापान से लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो दोस्तों जो बाद में आपने देखा होगा, बाद में संविधान में संशोधन काफ़ी जगह पर हुए हैं, काफ़ी चीज़ों को बदल दिया गया है ना, अनुच्छेदों में, धाराओं में चेंज होते रहता है। तो वहाँ पर चेंज होने का कारण क्या है? इसका कारण है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यहाँ पर लिया गया जो उसके रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, तो उसमें ये भी रखा गया है कि परिस्थिति के अनुसार संविधान के संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, संविधान में कुछ यूनिक संशोधन किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे संविधान को बदल दो। ऐसा नहीं कि जैसे आप सभी लोग टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर एनसीईआरटी चाहे तो दोस्तों कुछ समय में सिलेबस को चेंज कर सकती है। ठीक है, वो सिलेबस जैसे उन्होंने कहा कि भाई अभी हाल ही में आपने देखा होगा एनईपी 2020 ना, एनईपी 20 आ गया दोस्तों। ठीक है, 2020। तो अब क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होगा, एनसीईआरटी जो है पूरे देश में एनईपी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है एनसीईआरटी की बुक्स चेंज हो रही हैं। तो इस प्रकार का हमारा संविधान नहीं है कि जब मन करे जो बदल दो, ऐसा नहीं है। बट हमारे संविधान के अंतर्गत ये है कि देश में पाठ्यक्रम की व्यवस्थाओं को बदला जा सकता है। यानी कि शिक्षा का के क्षेत्र में चेंज करने का जो है प्रावधान रखा गया है संविधान के अंदर। तो भाई शिक्षा के क्षेत्र तो एनसीईआरटी को एनईपी 20 के हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में सिलेबस को बदलने का लगा, तो एनसीईआरटी अब की जो है इसमें सिलेबस को चेंज कर रही है क्लासों के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को, मैं इसलिए एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो इस प्रकार का संविधान के अंदर नहीं है सब कुछ बदलने का, बट संविधान के अंदर कुछ नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। तो इन चीज़ों को जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस तरीके से उसमें जोड़ी जाएंगी, किसी चीज़ को हटाना है तो कैसे हटाना है, तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया कहाँ से ली गई दोस्तों? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी, और क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसमें जो अनुच्छेद हमारे उसमें हैं संविधान के, जो अनुच्छेद 1 से 4 है, ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सारे अनुच्छेदों की स्टडी हम नहीं करेंगे, उसके लिए आप लूसेंट की बुक ले लीजिए या कोई और बुक ले लीजिए जो आपको उचित लगे। आपके पास बहुत सारे बुक्स का ऑप्शन है, आप पॉलिटिकल साइंस की स्पेशल बुक ले सकते हैं दोस्तों। इतना डिटेल अगर हम यहाँ पे क्लास पे डिस्कशन करेंगे दोस्तों, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बुक से भी पढ़नी पड़ेंगी, आपके पास एक प्रॉपर बुक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं तो ये मानता हूँ कि बुक्स आर ट्रू फ्रेंड, सबसे बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं बुक्स होते हैं। बट आपको यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों क्या लेना चाहिए, एक तो समझने में अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है। जैसा भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपके समझ में कुछ चीज़ें डायरेक्टली आ जाएंगी, आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बुक से भी स्टडी करनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो उस चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, है ना। आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपको छूट रही है, मिसिंग हो रहा है, तो उसको आप ज़रूर अपने बुक से ज़रूर उसको देखिएगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सुनने से, टीचर के पढ़ाने से काफ़ी चेंज आ जाता है। अभी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो खुद भी जो है एलटी में वर्किंग हैं। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जो एलटी में वर्किंग, खुद टीचिंग जानते हैं, टीचिंग कर रहे होंगे। ठीक है ना, बट फिर भी क्या होता है कि जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे को क्या होता है, टीचर का पढ़ाया ज़्यादा समझ में आता है अपनी किताब से पढ़ने की बजाय। तो ऐसे ही अभी यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो एटलीस्ट जो है आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग ईजी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 1 से लेकर 4 तक के हम इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये भाग 1 हम बात करेंगे। तो इन 1 से लेकर 4 अनुच्छेद में क्या बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको टॉपिक के अंदर रखा है दोस्तों, इसको आप जरूर सुनिए। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए उस पर बात करेंगे। तो इसके अंदर का जो अनुच्छेद 1 है दोस्तों, इसमें यह निर्धारित किया गया, फिक्स कर दिया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत क्या रख दिया दोस्तों, भारत को राज्यों का संघ। एग्जाम में पूछा जाता है भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो पता होना चाहिए दोस्तों, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या है, एक तो राज्यों के राज्य क्षेत्र हैं, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है, एक तो राज्यों का राज्य क्षेत्र आता है। ठीक है, तो संघ बनाना है ना, तो भारत राज्यों का संघ है, तो भाई एक तो राज्य आएंगे उसमें, सारे राज्यों से क्या बन रहा है, संघ बन रहा है। ठीक है दोस्तों, और भारत के अंतर्गत क्या है कि अलग अलग राज्य बनाए गए हैं, और राज्यों के संघ को राज्यों का संघ कहा गया है।
तो एक तो राज्यों का राज्य क्षेत्र हो गया, संघ राज्य क्षेत्र हो गया, ठीक है, और एक ऐसे अन्य क्षेत्र को जो अर्जित किए जाएं, ठीक है। तो ये तीन चीजें इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन पहली अनुसूची में किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन कहाँ किया गया है? पहली अनुसूची में किया गया है। इस समय अनुसूची में 29 राज्य और 7 संघ राज्य सम्मिलित हैं, ठीक है। कितने राज्य हैं जो है, अनुसूची कितनी है? 29 राज्य हैं और 7 संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब अनुच्छेद 2 की हम बात करें तो अनुच्छेद 2 की अगर बात करें में यह उपबंध है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दिया गया दोस्तों कि भारत के अंतर्गत आपने हाल ही में देखा होगा 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बना था। तो दोस्तों ये एक अधिकार है हमारे किसके अंतर्गत? हमारे देश के संविधान के अंतर्गत। अगर देश का राज्य, अगर कोई राज्य या वहाँ के लोग, यहाँ की जनता पूरा चाहती है कि हमें एक अलग राज्य, अगर समाज एक अलग राज्य की मांग उठाता है, तो अगर वो मांग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है किसी भी मांग को उठाने के लिए क्या करना पड़ता है कि पूरा सभी का समर्थन होना चाहिए, तब देश को जो है मजबूरी में, है ना, जो हमारे संविधान में तब चेंज करना पड़ता है। तो ये किस में है? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में क्या किया गया? संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है या उनकी स्थापना की जा सकती है। मतलब नए राज्य भी बनाने का इसमें अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यहाँ उपबंध किया गया है। और संसद के द्वारा विधि को जो है फॉलो करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए, ऐसा नहीं कि जब मन करे जो है एक ही राज्य के 3 टुकड़े कर दो, 4 ऐसा नहीं, विधि सम्मत उसको होना है। सारी चीज़ें क्या होंगी? संविधान को देखते हुए वर्क होगा। तो ये किसके अंतर्गत है दोस्तों? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या रखा गया है दोस्तों? नए राज्यों के निर्माण की व्यवस्था। संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार है। अब इसके अंतर्गत किसी राज्य में अगर उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, जैसे उत्तराखंड दोस्तों आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश पहले बहुत बड़ा राज्य था, ठीक है ना। अब उसको जो अलग करके उत्तराखंड दो टुकड़े कर दिए और उत्तराखंड अलग कर दिया, उत्तर प्रदेश अलग हो गया। तो दो दो अलग अलग राज्य बन गए, है ना। तो इसी प्रकार से अब तेलंगाना और मध्य प्रदेश का हुआ था, ठीक है ना, जो है वो अलग अलग हुए थे। सॉरी, मध्य प्रदेश से नहीं, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था और उसको एक अलग राज्य का दर्जा मिल गया था, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या हुआ दोस्तों? बहुत लंबे टाइम से, दशकों से आंदोलन हुए थे, ठीक है। फाइनली 2 जून 2014 को तेलंगाना को जो है एक अलग राज्य का दर्जा मिल गया। तो ये कैसे हुआ? अब कभी कभी क्या होता है, किसी राज्य को किसी अन्य राज्य के टुकड़े और 2 राज्यों के अलग अलग टुकड़ों को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया जाता है, जिससे उन दोनों राज्यों की व्यवस्थाएं भी सही हो गई और जो थर्ड राज्य बना उन दोनों के थोड़ा थोड़ा हिस्से को मिलाकर जो नया राज्य बना वो भी क्या हो गया, उसकी भी व्यवस्थाएं अलग हो गई, ठीक है। वहाँ अलग मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, तो वहाँ क्या होगा दोस्तों? वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, वहाँ सुख सुविधाएं मिलेंगी और जो बजट होता है केंद्र से जारी होता है वो उस राज्य को अलग स्पेशल मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से जो है हेल्पफुल होती हैं। तो इसलिए ये बनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये किस में मिला? ये नए राज्यों का निर्माण की व्यवस्था कहाँ मिली? अनुच्छेद 3 में। साथ ही किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, ये मैंने आपको बता दिया। कोई राज्य अगर छोटा है तो उसी में कोई बड़े राज्य का टुकड़ा मिला सकते हैं। किसी राज्य का क्षेत्र घटाने का भी अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। तो राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, घटाना या 2 राज्यों से अलग अलग राज्यों से, बड़े राज्यों से थोड़ा थोड़ा टुकड़े को मिलाकर जो है एक अलग राज्य का निर्माण करना, ये तीनों के तीनों अनुच्छेद 3 के अंतर्गत रखे गए हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार भी रखा गया है, ठीक है। कोई राज्य है उसकी सीमाओं को परिवर्तन करने का भी अधिकार दिया गया है। किसी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है,
ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। राज्य के नाम को परिवर्तित करने का भी अधिकार है। जैसा आपने देखा उत्तराखंड का पहले नाम क्या था? उत्तरांचल था। ठीक है, तो फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल के नाम से हमारा राज्य बना। ठीक है, फिर 2007 में क्या कर दिया उसको? उत्तराखंड कर दिया। भाई वो परिस्थिति के अनुसार चेंज कर दिया। ठीक है ना, तो ये अधिकार भी हमारे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत मिले हुए हैं दोस्तों संविधान के अंदर। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का भी और उल्लेख है दोस्तों। अनुच्छेद 3 में क्या है? 2 शर्तों का उल्लेख और दिया गया है। उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में रखा जाता है। अब देखिए ये विधेयक जो है, इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले तो जनता की मांग होती है, और जनता की मांग जब इतना हावी हो जाती है, आंदोलन होने लग जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है अलग राज्य के, जैसे आपने पढ़ा ही है, उत्तराखंड की पूरी कहानी पढ़ी है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य को निर्माण करने के लिए कितने जो है लोग शहीद हुए, है ना? आपने देखा है कि बहुत सारा नगर कांड, और आपका मसूरी कांड, सल्ट कांड। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उत्तराखंड के अंदर। स्क्रीनिंग की तैयारी में आपने उत्तराखंड अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हैं? ये इतना आंदोलन करने पड़े किसके लिए? एक अलग राज्य के निर्माण के लिए। ठीक है, श्रीदेव सुमन का त्याग आपने देखा है, 84 दिन की भूख हड़ताल करनी पड़ी, अंत में शहीद हो गए, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें परिवर्तन कैसे होगा? ये आंदोलनों से होता है दोस्तों। इसमें मांग करनी उठाते मांग उठाई जाती है, और फिर जब वो बात बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, फिर ये विधेयक कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास वो बात जाती है, और विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद जो है उसको कहाँ रखा जाता है दोस्तों? संसद में रखा जाता है। ठीक है नहीं? जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंतर्गत अब कैबिनेट होती है, कितनी बार आपने देखा है ना? तो उसमें सारी चीज़ें कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो उन तक सारी बातें जाती है, फिर कैबिनेट में वो प्रस्ताव रखा जाता है, और उसको फिर जो है विधानसभा सत्र में वो बातें रखी जाती हैं। तो वैसे ही देश के चलाने के लिए, देश के अंतर्गत वो चीज़ें होती हैं, और जब उसके लिए ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि हाँ, ये वास्तविकता है और ये बहुत ज़रूरी है, जेन्युइन माँग है, जनता की माँग अच्छी है, सही है, तो उस पे क्या कर दिया जाता है, फिर राष्ट्रपति के सहमति के द्वारा, राष्ट्रपति की सिफ़ारिश के बाद जो है, उसको क्या किया जाता है दोस्तों? संसद में रखा जाता है, और संसद में फिर उसको पास करके फिर वो एक कानून बन जाता है। ठीक है? वो नियम बन जाता है, या वो एक व्यवस्था बन जाती है, देश की पूरी व्यवस्था बन जाती है। तो वही संविधान के अंतर्गत संशोधन कहलाया। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों? तो वही चीज़ क्या है, संविधान में संशोधन बन गया, और वो लाइफ टाइम हो गया, आगे के लिए संविधान का एक भाग बन गया वही चीज़। अब जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ तो एक संविधान का एक हिस्सा है ना, भारतीय संविधान के अंदर लिखा होगा उसमें भी कि भारत में जो है ये उत्तराखंड भी एक राज्य है, तेलंगाना एक नया राज्य है, तो उनके नाम उसमें जुड़ गए। उससे पहले जब स्टार्टिंग में तो उत्तर प्रदेश ही एक राज्य था ना, उसके अलावा अन्य राज्य तो थे ही, बट उत्तर प्रदेश, हम उत्तराखंड का पता ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इस तरीके से एडिशनल इसमें वर्क किया जाता है। इसके अलावा बात करें, तो इसके अलावा एक चीज़ और है दोस्तों, इसको भी समझिए कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 3 में 2 शर्तें दी गई हैं। एक शर्त तो यह है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही उसको संसद में रखा जाएगा, और संसद द्वारा जब पास होगा तब उसको एक कानून मान लिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा यह विधेयक प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल को भेजा जाएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा जो प्रभावित होने वाले राज्य विधानमंडल को भेजा जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्य को अपना मत प्रस्तुत करने के संबंध में एक समयावधि का निर्धारण किया जा सकता है, और राज्य द्वारा अभिव्यक्त किए मत को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए संसद बाध्य नहीं करेगी। तो इसके लिए संसद बाध्य नहीं है। यानी कि अब जो है क्या होगा, जो राष्ट्रपति द्वारा जो विधेयक प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल को भेजा जाएगा। अब देखो, जब भी कभी कोई चेंज करना होता है किसी राज्य की कोई परिस्थिति में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल को वो चीज़ भेज दी जाएगी। वो अपने राज्य के अंतर्गत जो उनकी मंडली बैठेगी, जो मंत्रिमंडल होता है उसमें अपनी वो चेंजेस को रखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्य को अपना मत प्रस्तुत करने का भी मौका दिया जाएगा, है ना? समय का निर्धारण कर दिया, भाई आप 1 महीने के अंतर्गत दीजिए, 2 महीने। जैसा आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंतर्गत जो है बहुत सारे परीक्षा जो लेटेस्ट अभी की अपडेट बताते हैं कि इतने सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे यूके एसएससी में जो एग्ज़ाम्स हुए इस बीच, है ना? तो उनसे क्या हुआ दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में कोर्ट में चले गया मामला, और जो भी मामला कोर्ट में जा रहे हैं तो उसको लेकर क्या कर रहा है, हाई कोर्ट सीधे डिसीजन थोड़ा दे रहा है, उसमें भी जो है यूके एसएससी को अपना मत रखने का समय दे रहा है।
ना, अपने समयावधि के अनुसार मत वहाँ से प्रस्तुत करेगा, उसके बाद जो है तब जाके वो क्या करेगा, उसको जो है तब हाई कोर्ट उसको जो है क्लियर कर रही है कि हाँ चलो ये चीज़ ऐसा होना है, ये चीज़ नहीं होना है। तो सबको अपने मत रखने का अधिकार है इसमें। ऐसा नहीं कि भाई राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति जी ने सीधे अपना अपनी वीटो पावर लगा दी और कह दिया भाई लो भैया ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। अपने पद की पावर लगाने से पहले उन्हें भी उस राज्य से वो चीज़ डिस्कशन करनी है, उस राज्य को अपना समयावधि देते हुए उससे डिस्कशन करना है। और उसके जो उसके द्वारा जो उसमें पत्रावली के आधार पर जो सूचना दी जाएगी, उस अभिव्यक्ति के आधार पर जो है उसको किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। और उसके लिए भी राज्य को इसमें अपने अभिव्यक्ति को स्वीकार और अस्वीकार करने के लिए उसको बाध्य नहीं, इसके लिए बाध्य नहीं है, ठीक है ना? स्वीकार करे या अस्वीकार करे। तो ये चीज़ इसके अंदर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत फिक्स हैं दोस्तों, ठीक है? तो सारी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है एटलीस्ट। मतलब भारत के संविधान में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है कि बहुत क्रिटिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अदर कंट्री में आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा है कि वहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया, तो सीधे क्या है, मृत्युदंड है। ठीक है ना? सीधे फांसी या सीधे उसको अलग-अलग तरीके के मृत्युदंड रखें। ठीक है ना? तरीके आपने देखे होंगे क्योंकि ये चीज़ें भी आपको सर्च करते रहने चाहिए क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस से हैं कि अदर कंट्रीज़ में क्या-क्या रूल्स रेगुलेशन है, थोड़ा आपको उसको डीप स्टडी करनी चाहिए। ठीक है? नॉलेज बढ़ाने के लिए, नॉलेज के पर्पज़ से होना चाहिए क्योंकि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत बेस्ट है दोस्तों। ठीक है ना? तो ये है इसका रीज़न। अब जो है वहाँ क्या होता है कि डायरेक्टली वो रूल्स हैं, बट हमारे देश ने उस चीज़ को नहीं लिया। हमारे देश ने ये लिया कि जब किसी व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना होती है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गलती होती है, तो आखिर वो गलती क्यों हुई? पहले उस पे जाँच-पड़ताल होती है, तब जाके फाइनल डिसीज़न पे जाया जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें रखी गई हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है ना, अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन निर्मित कोई भी कानून अथवा विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ इस संविधान का संशोधन नहीं समझे जाएंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जो निर्मित कोई भी कानून है ना, जो 2 और 3 के अंदर क्या होना है, नए राज्य के निर्माण की बात है। और निर्माण करने की शर्तें क्या है वो आपने हमने पढ़ ली अभी। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो अधीन जो निर्मित कोई भी कानून जो है विधि यानी कि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ इस संविधान का संशोधन नहीं समझे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के हिसाब से संविधान का संशोधन इनको माना जाएगा। अर्थात इस प्रकार के कानून को एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रकार की स्थिति में क्या होगा कि जिसके लिए बहुमत मिल जाए और विधायी प्रक्रिया के द्वारा, है ना, विधानसभा की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा इसको पारित कर दिया जाएगा और उसको जो है स्वीकार कर लिया जाएगा दोस्तों। लेकिन डिपेंड किस पे करेगा कि बहुमत किस में है। अगर उसमें बहुमत मिलता है तो उसको पारित करेंगे और अगर उसको बहुमत नहीं मिलेगा तो उसको पारित नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ है दोस्तों अनुच्छेद 4 के अंतर्गत। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब बात है दोस्तों राज्यों का गठन। स्वतंत्रता के समय भारत में 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय भारत के अंतर्गत क्या थी, कितनी प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी दोस्तों? 2 प्रकार की। ठीक है? एक तो थी देशी रियासतें और एक ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रांत थे। तो कुछ तो ऐसी थी तो जो देशी रियासतें थी, ठीक है? जिसमें देश के लोगों का ही अपना आधिपत्य था और कुछ भाग ऐसा था जो ब्रिटिश सरकार के अधीन, कुछ प्रांत ऐसे थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। ठीक है दोस्तों, तो 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ चल रही थी। अब दोनों में जो इकाइयाँ चल रही थी उनमें अलग-अलग रूल्स भी चल रहे थे। ठीक है? तो कैसे राज्य के गठन की बात हुई तो ये हम बात कर रहे हैं। तो देशी रियासतें थी और ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रांत थे। तो सरदार पटेल एवं वीपी मेनन ने देशी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों जो देशी रियासतें थी उनको क्या कर दिया? इन्होंने जो है विलय कर दिया। ठीक है, देशी रियासतों का क्या कर दिया? विलय किया सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को 1948 में गठित दर आयोग में अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 1948 के जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो बात थी वो जो है क्या कर दी, 1948 में गठित दर आयोग ने अस्वीकार कर दिया। अदरवाइज क्या होता है दोस्तों, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है उस हिसाब से उस भाषा के लोगों का एक अलग राज्य बनाने का
प्रावधान किया जा सकता था। बट उस समय जो है इसको, उस समय जो गठित जो कमेटी थी, जो आयोग था, उसने जो है इसको अस्वीकार कर लिया। हालांकि 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन जो भाषाई आधार पर किया गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश में दोस्तों जो भाषा थी, उस भाषा के लोगों की अधिकता के कारण और बहुमत के कारण आंध्र प्रदेश में क्या कर दिया दोस्तों, उसका जो है गठन भाषाई आधार पर कर दिया। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों क्या तेलुगु भाषा है, ठीक है, वहाँ की आधिकारिक भाषा भी तेलुगु रखी गई। जबकि आपने देखा होगा अधिकांश राज्यों की जो भाषा है वो हिंदी है, ठीक है, बट आंध्र प्रदेश को क्या बना दिया, भाषाई आधार पर उसका गठन किया और वहाँ की आधिकारिक भाषा भी तेलुगु कर दी दोस्तों, ठीक है। और ये जो है क्यों, इसका रीजन क्या था, क्योंकि आंध्र प्रदेश में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा थी तेलुगु। और ये भारत के सबसे अगर बात करें भारत के अंतर्गत, तो भारत की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका भाषाई आधार पर गठित ये देश का प्रथम राज्य है दोस्तों, ठीक है। और भाषा कौन सी हुई दोस्तों, तेलुगु। अब इसका रीजन क्या था, इसका रीजन वही था क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा जो लोग थे ना दोस्तों, बहुमत था, मतलब तेलुगु भाषा के ही लोग थे आंध्र प्रदेश में। तो इसलिए उनको जो है भाषाई आधार पर तेलुगु भाषा जितने लोगों की थी, वो उसका एक अलग राज्य बना दिया उस एरिया को। और जो लोग अन्य भाषा जानते थे तो उनको भी उसी में शामिल होना पड़ा, ठीक है। तो ये पहले तो 1948 में ये आयोग ने इसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बना ही दिया गया। और ये जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सा राज्य है जहाँ जो है भाषाई आधार पर जिसका गठन हुआ था, तो कौन सा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, ठीक है। 22 दिसंबर 1953 को राज्यों के पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। तो 22 दिसंबर 1953 को क्या हुआ दोस्तों, राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक मतलब राज्यों के गठन करने के लिए उसके क्या बनाया गया, एक फजल अली, क्या बनाया गया दोस्तों, फजल अली आयोग का गठन किया गया था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, तो 22 दिसंबर 1953 को हुआ। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तैयार हुआ दोस्तों, ठीक है। जब फजल अली आयोग गठित किया गया तो इसने पूरा क्या किया, पूरे देश के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन की पूरे का अध्ययन किया कैसे हो सकता है। और उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो है संसद द्वारा पारित कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या हुआ, इस अधिनियम में जो कुल 14 राज्य उस समय के हिसाब से दोस्तों, ठीक है, 14 राज्य बने। अब ये 14 राज्य कौन कौन से थे, ये थे आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों, कौन सा, एक तो आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, बम्बई हो गया, बिहार हो गया, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये 14 राज्य बने। उसके अलावा 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमिनी द्वीप, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत थे। कौन कौन से, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और मिनिकाय और अमिनी द्वीप, ये एक साथ थे दोस्तों। तो इस तरीके से उस समय जो फर्स्ट 1956 में ये चीज़ें हुई दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 1966 में शाह आयोग की संस्थितियों के आधार पर पंजाब तथा हरियाणा राज्यों का पुनर्गठन हुआ दोस्तों। देखिए अब क्या हुआ कि 14 राज्य तो बन चुके थे, उसके बाद क्या हुआ कि अब वो राज्य बड़े थे काफ़ी, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल था ज़्यादा था उस आधार पर, और राज्य क्या थे, बड़े बड़े थे। और बड़े बड़े राज्यों को संभालने के लिए जो है एक मुख्यमंत्री का चुनाव और ये सब कुछ से पॉसिबल नहीं था, तो उनको क्या करना था, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ा दोस्तों, ठीक है। तो 1966 में क्या हुआ, शाह आयोग जो बना था, शाह आयोग की संस्थितियों के आधार पर पंजाब और हरियाणा दो नए राज्यों का पुनर्गठन कर दिया दोस्तों, ठीक है। 53वें और 56वें संविधान संशोधन द्वारा 1986 और 1987 में फिर से नए राज्य बने, देखो तो कौन से दोस्तों, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इनको राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। 1987 में किन को, तीन, दोस्तों याद रखना तीन है, कौन से संशोधन में, 53वें और 56वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1986-87 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया, ठीक है।
1966 में शाह आयोग की संस्तुति के आधार पर इनको जो है पुनर्गठन हुआ और ये नए राज्य बने। नवंबर 2000 में क्या हुआ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार को पुनर्गठित करके क्रमशः उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों का गठन हुआ दोस्तों। तो जब उत्तराखंड राज्य बना था उसमें 3 राज्य बने थे टोटल, ठीक है। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड राज्य अकेले बना था। तो उस समय क्योंकि किसी राज्य के निर्माण के लिए, किसी राज्य को बनाने के लिए काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं देखनी होती है दोस्तों, उस समय की स्थितियाँ। तो उसके आधार पर सभी राज्यों के जब स्टडी करने के बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया, ठीक है। और साथ ही दोस्तों ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड, तो इनको क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को पुनर्गठित करके उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों का गठन किया गया दोस्तों, ठीक है। तो 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड राज्य। तो नवंबर के महीने में ही ये 3 राज्यों का अन्य गठन हुआ, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो जून 2014 में फिर दोस्तों उसके बाद 2000 के बाद से 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य को पुनर्गठित कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया, ठीक है। तो तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जहां तेलुगु भाषा वाला राज्य था, जो भाषाई राज्य का निर्माण हुआ था सबसे पहले आंध्र प्रदेश का। और उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ, जून 2014 में। तो फाइनली दोस्तों भारत में अभी जो वर्तमान की स्थिति अगर बात करें, तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं अभी, भारत में टोटल 28 राज्य हैं दोस्तों, ठीक है फाइनली। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश, इनको आप नोट कर लीजिएगा फाइनली। हालांकि एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपके पास सब कुछ इसमें जो है क्लियर होगा। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं दोस्तों कितने हैं, वो टोटल हैं अभी 8 वर्तमान में, ठीक है। और राज्य कितने हैं दोस्तों, 28 राज्य हैं। तो फाइनली इस तरीके से आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से राज्यों का निर्माण करना था और कैसे हमारे संविधान ने, किस तरीके से हमने अदर कंट्री से संविधान में क्या क्या चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें ली और राज्यों के निर्माण की क्या नीति अपनाई और किस तरीके से हमारा देश जो है अभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हमारा देश चल रहा है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ लगातार आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल के जो है इसमें जो है ज्वाइन सेक्शन में जाकर हमारे चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लगातार हमारे क्लासेस का डेली की आपकी पीडीएफ आप तक प्रोवाइड हो सकेगी, ठीक है। तो ज्वाइन सेक्शन में आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्लास जो है इस व्यवस्थित क्लास को बनाने में काफ़ी जो है टाइम और उसका यूज़ होता है। तो दोस्तों आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको क्लास की पूरी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।